वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित एक मुगल वंश और मुगल वंश में भी एक शासक हुए अकबर, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था और उससे पहले बाबर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अकबर का जो शासनकाल है 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद अकबर का शासनकाल चालू होता है 1556 में और 1605 में इसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर जो इनके क्रम को देखें तो जो बाबर है ये 1526 में भारत में इसका आगमन होता है और ये 1526 ईस्वी में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता को यहाँ पे स्थापित करता है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही है और 1530 में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है हुमायूं, ये शासक बनता है और 1530 से 1540 तक ये शासन करता है और 1540 के बाद यहाँ पर सूर्यवंश का शासन हो जाता है और उसके बाद हुमायूं फिर से 1555-56 में शासन करता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है अकबर वो यहाँ पे शासन करेगा और 1605 तक इसी का ही यहाँ पर शासन रहेगा। तो लगभग 50 साल का इसका शासनकाल रहेगा और उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर यहाँ पे, जो सलीम जिसका पहले नाम था, फिर ये जहांगीर के रूप में यहाँ पर शासक बन के गद्दी को संभालेगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में अकबर के बारे में देखेंगे और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें जहांगीर की हम बात करेंगे। तो इसको एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, एक शब्द याद रखना है अपन को, बादशाह। बादशाह में जो बी का मतलब है बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे से जहांगीर, एस से जहांगीर के बाद जो शासक बनेगा वो शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब की बात हम करते हैं। तो लास्ट वीडियो हमारा औरंगजेब का रहेगा, जो उस समय हमारा ये मुगल वंश समाप्त हो जाएगा। तो बाबर, हुमायूं और ये तीसरा वीडियो है अकबर के बारे में। तो अकबर के जीवन को हम देखें तो अकबर का जन्म की बात करें तो इनकी जो माता का नाम था वो हमीदा बानो बेगम से इनका जन्म हुआ था, क्योंकि हुमायूं जब 1540 ईस्वी में जब चौसा और कन्नौज के युद्ध में ये शेरशाह सूरी से हार गया था, तो हुमायूं ने अपना निर्वासित जो जीवन है वो जो पाकिस्तान पठानकोट वाला एरिया है यहाँ पर बिताया और वहाँ पर इसकी शादी हमीदा बानो बेगम से होती है और उन्हीं का जो पुत्र है हमीदा बानो बेगम और हुमायूं, उन्हीं का जो पुत्र है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म होता है और सिंध में एक जगह अमरकोट, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। इसको सही कर लेना, अमरकोट है ये। तो 15 अक्टूबर 1542 का जन्म है। तो अमरकोट के जो राणा है, राणा वीर साल, यहाँ पर इनका जन्म हुआ अकबर का और इनका जो राज्याभिषेक है वो 14 फरवरी 1556 को होता है। पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता है कालानौर, तो कालानौर पंजाब के क्षेत्र में इनका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ये रहती है कि दिल्ली की गद्दी पर जो सूर्यवंश के जो शासक थे उनकी नज़र रहती है और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर उस समय दिल्ली में नहीं है और ये पंजाब वाले क्षेत्र में है, तो पंजाब वाले क्षेत्र से ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जबकि जो दिल्ली वाला क्षेत्र है उस पर किसकी नज़र है? जो सूर्यवंश के, जो शेरशाह सूरी के वंशज थे, उनकी वहाँ पर अभी भी नज़र बनी हुई है और इनकी उम्र बहुत कम होने के कारण इस शुरू में इनका जो संरक्षण था वो बैरम खान के द्वारा किया गया। तो बैरम खान जो ये इनका संरक्षण था और इसी ने इसका राज्याभिषेक करवाया। तो अकबर के बारे में जो जानकारी की बात करें तो ये हमें एक पुस्तक से पता चलती है जिसका नाम है अकबरनामा और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है जिसमें हमें इन घटनाओं की जानकारी मिलती है, तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसी को हम आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कि आईने अकबरी की रचना किसने करी, तो भी आंसर क्या है? अबुल फजल ही है, क्योंकि अकबरनामा का ही जो तीसरा भाग है उसी को हम आईने अकबरी कहा जाता है। और अकबर के शासनकाल में ही एक व्यक्ति हुए अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। किसके काल में? अकबर के काल में। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि रामायण को फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति अब्दुल कादिर बदायूनी था।
पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, कुछ सैनिक अभियानों की बात करते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 में 5 नवंबर को। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ। आदिल शाह शूर का सेनापति, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था, उसके बीच में उसका सेनापति था हेमू, और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें अकबर की विजय हुई। अब यहाँ पर घटना इस प्रकार है कि जो हेमू था ऑलमोस्ट ये युद्ध जीत चुका था। हेमू एक ऐसा व्यक्ति था जो आज तक कोई युद्ध नहीं आ रहा था और ये युद्ध भी वो जीतने वाला था। लगभग इसने 22 युद्ध लड़े हेमू ने और ये सारे युद्ध जीता। पर ये युद्ध भी ये जीतने वाला था, तो पर अचानक जब ये हाथी पर बैठा हुआ था तो एक तीर इसकी आंख में आके लग जाता है और ये नीचे गिर जाता है। और जो मुगल सेना थी, अकबर की जो सेना थी, वहाँ पर ये बात फैल जाती है कि हेमू मारा गया और वो सैनिक वापस खड़े होकर युद्ध करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो मनोबल सेना का टूट चुका था अकबर की, वो वापस खड़े होते हैं और एक साथ टूट पड़ते हैं और इस तरह वो युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद हम बैरम खां के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे कि जो बैरम खां था उसने अकबर का संरक्षण किया 1556 से 1560 ईस्वी तक। ये 4 साल का इसने संरक्षण किया अकबर का। तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जिसके विरुद्ध दरबार के लोगों में बढ़ते आक्रोश और उसकी साम्राज्य में मजबूत स्थिति को देखते हुए अकबर ने उसे मक्का जाने का आदेश दिया। अब होता क्या है कि बैरम खां जो है एक वज़ीर के पद पे रहता है और वज़ीर के पद पे रहता है और ये अकबर के काफ़ी करीबी था। तो जो शिया और सुन्नी मुस्लिम उस समय होते थे, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से के विरुद्ध कुछ न कुछ रणनीति अपनाते रहते थे। तो बैरम खां के विरुद्ध भी यही हुआ कि जो अकबर के दरबार के लोग थे उनमें आक्रोश बढ़ने लगा और वो इस बैरम खां की मजबूत स्थिति जो थी समाज उसमें साम्राज्य में, उसको देख के जलते थे। तो इससे वो क्या करते थे कि अकबर को इसके खिलाफ भड़काने लगे और अकबर ने इन सब चीज़ों को देखते हुए बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। और मक्का जाने के क्रम में जब ये मक्का जा रहा था तो गुजरात में मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दी। तो इस तरह बैरम खां की हत्या हो जाती है, मुबारक खां इसकी हत्या कर देता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि मुबारक खां इसकी हत्या क्यों करता है, क्योंकि जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं के समय, तो हुमायूं के समय मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता को मार दिया था। तो उसी क्रम में मुबारक खां इसकी फिराक में रहता है कि कब बैरम खां इसको मिले। तो गुजरात में मुबारक खां मक्का जाते समय किसकी हत्या कर दिया, बैरम खां की। बैरम खां की जो विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, उससे विवाह कर लेता है अकबर और सलीमा बेगम और बैरम खां का जो पुत्र है अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी जाती है अकबर के द्वारा। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना जिसको हम बोलते हैं, तो खान ए खाना की उपाधि किसको दी जाती है, अब्दुल रहीम को, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो नवरत्नों की बात भी हम कर लेते हैं कि अकबर के कौन कौन से नवरत्न हैं। एक है बीरबल, जिसका नाम आता है महेश दास। ये क्या करता है कि इसकी मृत्यु हुई थी यूसुफ जाई कबीले के युद्ध में लड़ते हुए। तो यूसुफ जाई कबीले से युद्ध के समय इसकी मृत्यु होती है। महेश दास काफ़ी विद्वान व्यक्ति था बीरबल, जो काफ़ी करीबी भी था अकबर का। दूसरा नवरत्न है तानसेन, जिसका असली नाम है राम तनु पांडे। इसको अकबर ने कंठ आवरण भवानी विलास की उपाधि दे रखी थी। अब्दुल रहीम के बारे में हमने देख ही लिया कि ये कवि और साहित्यकार है। किसके पुत्र था, ये बैरम खां का पुत्र था। खाने खाना की उपाधि इसको दी गई। मान सिंह जो था वो काफ़ी सैनिक रूप से दक्ष था और यही सेनापति था अकबर का। ये भी एक इसके नवरत्नों में से एक है। टोडरमल, जो भूमि सुधार के लिए जाना जाता है और इसने एक व्यवस्था भी उस समय लाई थी, टोडरमल व्यवस्था कर लेना इसको। और 10 साला बंदोबस्त, इसी को 10 साला बंदोबस्त बोला जाता है। 10 साला बंदोबस्त का क्या मतलब होता है कि जो किसानों की 10 सालों की जो कृषि हुई है, 10 सालों में एक खेत में जो उपज हुई है, उसका औसत निकाल के उसका 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। उसी को 10 साला बंदोबस्त कहा जाता है। और वो भूमि सुधार किसके द्वारा किया गया था, टोडरमल के द्वारा। मुल्ला दो प्याजा, ये वाक पटुता में और हाजिर जवाबी में काफ़ी निपुण था। ये भी एक नवरत्नों में से एक है। ये ऐसा बोला जाता है कि जो है ये क्या है, खाने के साथ 2 प्याज खाते थे जब भी खाना खाते थे, तो इसीलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। अबुल फजल एक इतिहासकार है, दर्शन है, साहित्यकार है। फैजी, राजकवि का दर्जा इनको दिया गया।
हकीम हुमाम रसोई घर का प्रबंधक थे, हकीम हुकाम। तो इस तरह ये 9 रत्न हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगली बात करते हैं एक और टॉपिक की, पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन क्या होता है। ये चला 1560 से 1564। पेटीकोट शासन का मतलब यह है कि महिलाओं की प्रधानता का जो बढ़ना है उसी को पेटीकोट शासन कहा गया है। अब महिलाओं की प्रधानता कैसे बढ़ेगी उसको हम समझते हैं कि अकबर की जो धाई माँ थी माहम अनगा, अकबर की धाई माँ का क्या नाम है, माहम अगमा, और उसका पुत्र है आदम खां और उसकी पुत्री है जीजी अनगा। तो जीजी अनगा, माहम अनगा, इनका क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्हीं के प्रभाव के कारण जो स्त्रियों की, महिलाओं की प्रधानता काफ़ी बढ़ गई थी और इसी शासन काल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा गया है। अब होता क्या है कि जो आदम खां है, एक युद्ध में जब ये जाता है तो वहाँ से मालवा के युद्ध में ये लूट कर जो सामान लाता है, 1561 का जो युद्ध है उसमें जो ये राजकोष में जमा नहीं करवाता उस धन को, जो वहाँ से लूट का माल लाता है, और इसके कारण इसे मृत्युदंड दिया जाता है। अकबर के द्वारा इसको मृत्युदंड दिया जाता है 1562 में, जब उसको इस बात का पता चलता है। और इस सदमे से जो इसकी माता है जिसका नाम है माहम अनगा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये जो पर्दा शासन है ये खत्म होने लगता है और 1564 तक आते आते ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए 1560 से 1564 के समय को पर्दा शासन कहा जाता है। इतना ध्यान रखना 1564 में ये क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो माहम अनगा है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में महिलाओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद अकबर का साम्राज्य विस्तार की नीतियों की बात करें तो एक है मालवा विजय जो 1561 में है। तो इसमें जो है इस अभियान का नेतृत्व जो है वो आदम खान ने किया था, जो धायमा का पुत्र था, और इसने जो है शासक बाज बहादुर को हराकर उसकी राजधानी सारंगपुर पर अधिकार किया था। और 1561 का एक और हमें ध्यान रखना है, चुनार का जो अभियान है, तो जो अकबर का दूसरा सेनापति था आसफ खां, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन दोनों युद्ध में अकबर की विजय हुई, मालवा विजय और चुनार विजय, दोनों 1561 में है। एक में नेतृत्व आदम खान ने किया, दूसरे में आसफ खान ने। उसके बाद गोंडवाना विजय, गोंडवाना एक क्षेत्र था उस समय, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें। तो 24 जून 1564 को गोंडवाना पर जो है अधिकार किया गया। और गोंडवाना में उस समय शासक था वीर नारायण। वीर नारायण एक केवल बालक था जिसकी उम्र ओनली 3 वर्ष थी। तो उस समय इसका संरक्षण कर रही थी इसकी माता रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती उस समय काफ़ी भयंकर युद्ध करती है और जब इसका सेनापति होता है उसको ये बोलती है कि वो इसे खुद ही तलवार मार दे। क्यों खुद ही तलवार मार दे? क्योंकि वो इन लोगों के जो अकबर थे, मुगल वंश था, इसके हाथ नहीं आना चाहती थी। और अंत में वो खुद ही को तलवार घोंप के युद्ध में अपने आप को खुद की ही जान दे देती है। तो इस तरह गोंडवाना पर अधिकार कर लेता है अकबर। तो ये 24 जून 1564 की बात आती है और उसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि उस समय रानी दुर्गावती ने खूब जो है हिम्मत से लड़ती हुई अपने आप को शहीद कर दिया था। उसके बाद अकबर की राजपूत नीति की बात करें तो अकबर ने राजपूतों के खिलाफ दमन और समझौते की नीति अपनाई। या तो समझौता कर लो या फिर आपका दमन करके हम आपको ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो समझौते के क्रम में जो पहले शासक हुए आमेर के शासक भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, तो हरकाबाई का विवाह करवाया अकबर से। उसके बाद 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करी, पर वहाँ को जो शासक थे उदय सिंह, वो अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए। पर 1572 में पुनः महाराणा प्रताप ने किला वापस अपने अधिकार में लिया और उसके बाद 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मान सिंह अकबर का सेनापति था जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1576 में, इनफैक्ट 8 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस हल्दी घाटी के युद्ध में जो मान सिंह था वो अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां था। परंतु महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत 1562 में दास प्रथा का अंत किया, जिसका प्रचलन
जो है वो तुगलक वंश से चला आ रहा था। तो दास प्रथा का अंत किया 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर भी इसने समाप्त कर दिया। जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता जजिया कर वो उसको भी इसने समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे राजपूतों में मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, बीकानेर इन सभी क्षेत्रों पर अकबर ने अपने अधीन कर लिए थे ये राज्य भी। उसके बाद गुजरात अभियान की बात करें तो गुजरात अभियान 1572-73 का है। यहाँ मुजफ्फर खां तृतीय का शासक था। मुजफ्फर खां तृतीय का यहाँ पर शासक था, जिसको हराकर सूरत वाले क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और जब ये 1572-73 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि 1572 में जब इसको हराकर जब सेना वापस लौट आई थी तो मुजफ्फर खां ने वापस विद्रोह कर दिया था। तो वापस दोबारा जाकर इस विद्रोह को दबाना पड़ा, तो इसलिए 1573 में दोबारा जाकर इस विद्रोह को दबाया गया। तो गुजरात अभियान की जो याद है, विजय है, उसकी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद 1574 से क्षेत्र में बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया, जहाँ पर दाऊद खां कर्रानी वहाँ का शासक था, उसको हराकर अपने क्षेत्र में मिलाया अकबर के द्वारा। तो अकबर ने उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार, पूर्वी भारत में उड़ीसा तक भी अभियान किया। तो इन सब जगहों पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया और काफ़ी बड़े भूभाग पर अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। दक्षिण जो विजय हैं, दक्षिण भारत की विजय की बात करें तो 1591 में खानदेश, जहाँ पर अली खां का शासन था। 1599 में दौलताबाद पर अधिकार किया। 1600 में अहमदनगर, जहाँ पर चांद बीवी का शासक था, तो वहाँ पर अधिकार किया। और 1601 में असीरगढ़, जहाँ पर मीर बहादुर का शासन था, ये अकबर की अंतिम विजय है। तो 1601 की अरीसगढ़ की मीर बहादुर के ऊपर जीत जो अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। और 1605 में अकबर की क्या होती है, मृत्यु होती है। उसके बाद अगर हम प्रांतों की बात करें तो अकबर ने अपने नियंत्रण में 15 प्रांत कर लिए थे। और जहांगीर ने इसमें कुछ विस्तार नहीं किया। शाहजहां इसमें 3 की बढ़ोतरी और करेगा और 18 प्रांत को अपने अंदर करेगा। और औरंगजेब के अंदर सबसे ज़्यादा प्रांत रहेंगे, 21 प्रांत। तो 18 के बाद 3 और जोड़ेगा कौन, औरंगजेब। इस तरह से मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के समय तक 21 प्रांत आ जाते हैं। तो अकबर के समय तक लगभग इतना बड़ा जो भाग था, ये जो पूरा भाग है, ये अकबर के कंट्रोल में था। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया अकबर के द्वारा। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर बनाया। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने का क्या मतलब है कि जो ये इबादत खाने की स्थापना भी फतेहपुर सीकरी में ही की थी। तो इबादत खाने का मतलब ये है कि जो सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के जो अच्छे गुण हैं और उनको लेके क्या है कि एक अलग ही चीज़ बनाई जाए। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे, सारे धर्मों के लोग, और उनके सबके अच्छे चीज़ों को लिया जाता था, सभी धर्मों को। तो उसी को इबादत खाने, वहाँ पर बैठ के वाद विवाद होता था लोगों के बीच में कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। उसके बाद 1579 में मजहर की घोषणा। 1580 में 10 साला बंदोबस्त, जिसके बारे में हमने बात करी, जिसे टोंडरबल बंदोबस्त भी कहा जाता है। 10 साला मतलब कि 10 सालों की जो किसानों की जो कमाई थी, जो उनका कृषि से जो आय होती थी, उसका एवरेज निकाल के, औसत निकाल के उसका 1/3 भाग क्या है, कर के रूप में लिया जाता था। 1582 में दीन इलाही धर्म की चलाया। दीन इलाही धर्म क्यों चलाया? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की सब अच्छी बातों को लेकर एक धर्म बनाया गया, दीन ए इलाही धर्म। और इसी के रूप में 1883 में इलाही संवत की स्थापना करी। 1601 में असीरगढ़ अंतिम अभियान था अकबर का, और 1605 में इसकी मृत्यु। तो ये क्रम वाइज तथ्य हैं जो हमको ध्यान रखना है। तो ये था साथियों, और अकबर के बारे में ये पूरी हमने डिटेल में जाना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।